जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि एक सही महिला या एक सही पत्नी अपने अधिकार का उपयोग कैसे करे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि एक सही महिला अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करे जबकि उसके साथ हर पल शोषण होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर पहले तो मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि शोषण होता जा रहा है या आप शोषण होने दे रहे हैं, क्योंकि कई बार कई महिलाएं अपने साथ हो रहे शोषण के लिए खुद जिम्मेदार होती हैं। इस बात को मैं बिल्कुल हर महिला से ये कहती हूँ कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो जो महिलाएं ये सोचकर कि नहीं हम पेशेंस के साथ इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ये डे बाय डे कहीं ना कहीं सुधरेंगी, कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। तो बदलाव की स्थिति एक समय तक होती है, लेकिन अगर वहाँ बदलाव नहीं आ रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए, अपने आप को एक नई दिशा दे देनी चाहिए। लेकिन कई महिलाएं ये सोचकर उन चीज़ों को इतना बढ़ा लेती हैं कि वो आगे चलकर उनके लिए ही दुखदाई हो जाती हैं, या यूँ कहूँ कि उन्हीं के लिए समस्याएं खड़ी कर देती हैं। और कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग या ससुराल वाले उस चीज़ की आदत मतलब उनके नेचर में वो चीज़ ऐसी शामिल हो जाती है कि एक समय के बाद उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम अपनी पत्नी की या हम अपनी बहू की इंसल्ट कर रहे हैं या हम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी वजह से उनके नेचर में शामिल हो चुकी है। तो यहाँ पर शोषण होता नहीं है, हम शोषण को बढ़ावा देते हैं। तो ये एक फैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप कुछ समझदार हैं। क्योंकि ये मेरा ये मानना है कि पहली बार अगर हमारे साथ कुछ गलत किसी के द्वारा कर दिया गया और हम वो चीज़ नहीं समझ पाए तो वो हमारी गलती है। लेकिन अगर सामने वाले के द्वारा दूसरी बार गलत किया जा रहा है और हम उस गलती को समझकर भी उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमारी बेवकूफ़ी है कि सामने वाला तो समझदार है कि हमारे साथ दूसरी बार भी वो उस तरह की हरकत कर गया। तो यहाँ पर मेरी सोच ये कहती है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर महिला सही है और उसके साथ शोषण हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो कई महिलाओं के साथ स्थिति आज भी ऐसी है कि जिन महिलाओं के साथ शोषण होता चला जा रहा है वो महिलाएं सिर्फ ये सोचकर कि हमारा परिवार एक दिन संभलेगा या हमें अपने माता पिता को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना है या माता पिता की इज्जत को लेकर बचा कर चलना है या हमें ससुराल वालों की रिस्पेक्ट को कम नहीं होना देना है या हमें अपने बच्चों के लिए इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए बच्चों को देखते हुए। और कहीं ना कहीं महिलाएं इस शोषण को बढ़ावा देती चली जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाएं, आप डायरेक्ट 498A का ही केस करें। आप यहाँ पर छोटे रूप में भी उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकती हैं, जैसे कि आप फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट ले सकती हैं, आप यहाँ पर रिलेटिव्स का सपोर्ट ले सकते हैं, आप यहाँ पर सर्कल का सपोर्ट ले सकते हैं जो कि आपको ऐसी सलाह दे कि जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो और आपको निस्वार्थ होकर किसी एक पक्ष में ना आकर दोनों को सही या गलत के साथ उस मैटर को सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करें। लेकिन जब आपका इस चीज़ से भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर पंचायत का सहारा ले लेना चाहिए। अगर आप पंचायत से यहाँ पर मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर एक काउंसलिंग, आज की तारीख में ज़रूरी नहीं है कि आप केस करें कोर्ट जाएं तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप यहाँ पर प्राइवेट काउंसलर का भी सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कई रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट जाकर 498A का केस करें। अब बात करते हैं कि जब इन चीज़ों से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और यहाँ पर जो आप सुन रहे हो कि 498A को ख़त्म कर दिया गया है, तो यहाँ पर 498A को ख़त्म नहीं किया गया है। हाँ, 498A की जगह पहले ये धारा थी IPC 498A, अब ये धारा है BNS 85 और 86, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरीके से बताया गया है। और महिला के साथ अगर शोषण होता है तो महिला इसमें अपने अधिकार की मांग कर सकती है, जैसे कि
दहेज की मांग करना, मारपीट करना, उससे उसके साथ अभद्रता करना, तो इस तरह की चीज़ों को वो यहाँ पर 498A का सहारा लेकर सुलझा सकती है। और साथ ही अगर मारपीट की जाती है तो यहाँ पर महिला 323 जो आईपीसी 323 थी उसमें अब BNS 112 का सहारा लेकर महिला कदम बढ़ा सकती है और अपने अधिकार की मांग कर सकती है। और जहाँ पर अगर महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती है तो भी महिला अपने अधिकार की मांग कर सकती है, क्योंकि कई परिवारों में स्थिति ये होती है कि अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है तो हम आपके साथ इस तरह से गलत कर देंगे। और जैसे ये पहले जनरली ये चीज़ें लड़के लड़की के होने में ये चीज़ें होती थी कि अगर किसी महिला की 3 लड़कियां 4 लड़कियां हो गई, लगातार लड़की हो गई या लड़की ही हो गई, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। आज के समय में ये नहीं है, लेकिन फिर भी कई कई परिवारों में आज भी ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर महिला पहले इसमें आईपीसी की धारा 506 में मांग कर सकती थी, अगर उसके साथ इस तरह से उसको डराया धमकाया जाता था तो यहाँ पर आईपीसी 506 में करती थी। लेकिन अब महिला यहाँ पर BNS 351 में अपील लगा सकती है अगर उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर महिला के अधिकारों को के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर सही महिला है और अगर वह अपने अधिकार की मांग करेगी तो इन धाराओं का सहारा लेकर वह अधिकार की मांग कर सकती है। मैं सही महिला बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की तारीख में 90% केसेस 498 के लेकर झूठे किए जा रहे हैं। जो महिलाएं सच में शोषित हो रही हैं वो अपने अधिकार की मांग नहीं कर रही। जो महिलाएं अपने अधिकार जानती हैं वो गलत तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रही हैं। इस बात से हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। तभी ये 498A की जगह इस तरह से धाराएं बदली गई हैं। और यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया है कि महिला के अधिकार को नहीं छीना गया है, लेकिन हाँ पुरुष के साथ भी किसी प्रकार से गलत ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर ये बात भी आप समझ लीजिए कि आईपीसी 498 एक क्रिमिनल रेमेडी है और यहाँ पर DV एक्ट में अगर जाकर आप अधिकार मांगोगे तो वो एक सिविल रेमेडी है। तो यहाँ पर महिलाओं को अधिकार इस पहले भी दिया गया था और अभी भी दिया गया है। तो अब यहाँ पर BNS की धारा 85-86 में दिया गया है, पहले वहाँ पर 498A में दिया गया था। और अब यहाँ पर हम DV की बात कर लें तो अगर DV में महिला के साथ यहाँ पर शोषण हो रहा है तो महिला इस तरह से मांग कर सकती है। लेकिन अगर साथ में महिला चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहाँ महिला तलाक नहीं चाहती, वह उस परिवार में रहना चाहती है, उस परिवार में अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहती है, या महिला को लगता है कि मैं धीरे धीरे अपनी सब चीज़ों को सरवाइव कर पाऊंगी या कैसे भी कर कर मैं आगे चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, तो यहाँ पर महिला को प्रोटेक्शन राइट की तरफ मांग DV में जाकर प्रोटेक्शन राइट मांग लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो जाता है तो कोई भी पति या कोई भी सास ससुर अपनी बहू को, अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकते हैं अगर महिला सही है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी अभद्रता नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आप DV एक्ट में जाकर भी अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। DV में जाकर आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। DV में जाकर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खर्च मांग सकते हैं। और अगर वो उस घर में नहीं रहने देते हैं तो आप साथ ही उनसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद आपको रेंट दिया जा सकता है या आपके रहने की व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप तलाक नहीं चाहते तो डोमेस्टिक वायलेंस DV एक्ट के तहत आप यहाँ पर इस तरह के अधिकारों की मांग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने लगाए हुए आरोप साबित कर देते हैं तो यहाँ पर अब बात आती है कि अगर आपने अपने पति पर आरोप लगाए और वो आरोप आपने साबित कर दिए और वो पति जेल चला गया तो फिर आप आगे किस प्रकार से सरवाइव करेंगे। कई महिलाओं के साथ जो आज भी हाउस वाइफ हैं, जो अपने पति और ससुराल वालों पर डिपेंड है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगी, सवाल उठता है। तो यहाँ पर अगर पति पर लगाए हुए आरोप अगर आप साबित कर देते हैं तो CRPC 125 में आप मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं, तो जो कि पुराने कानून के तहत थी। अब है BNSS 144 जिसमें
स्पष्ट लिखा है कि एक विवाहित महिला का पति से अपने जीविका को चलाने के लिए मांग करना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, या मैं इसे सरल शब्दों में कह रही हूँ, या ये कहिए कि पति को अपनी पत्नी को भरण पोषण देना ही होगा। तो यहाँ पर आप CRPC 125 की जगह आप BNSS 144 के तहत पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि केस चलने के दौरान आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि जो वाइफ डिपेंड है अपने पति पर, जो हाउस वाइफ है, तो उसके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं है, तो वह केस चलने के दौरान कैसे सरवाइव कर पाएगी या कैसे उस चीज़ को फेस करेगी। तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप यहाँ पर पति से इंटरिम मेंटेनेंस की मांग भी कर सकती हैं। यहाँ पर आप जो एडवोकेट हायर करेंगे उसका खर्च भी पति से मांग कर सकती हैं, आने जाने का खर्च भी आप पति से मांग कर सकती हैं, और उस दौरान आपको अपने जीविका के उचित साधन भी आपके पति को उपलब्ध कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप सही हैं और कुछ कारणों से, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि मैं ऐसे करूँगी तो आगे चलकर किस प्रकार से मैं सरवाइव कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ मैं तो पूरी तरीके से अपने पति पर डिपेंड हूँ। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी आप मांग कर सकती हैं, DB में जाकर भी आप मांग कर सकती हैं, CRPC 125 में भी आप जाकर मांग कर सकती हैं। अब मैं इनकी नई धाराएं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप ये बात समझ लीजिए। और यहाँ पर साथ ही आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेनेंस मतलब BNSS 144 में मांग कर लें, आप DB में मांग कर लें और यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मांग कर लें। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं, आपको किसी भी एक जगह से जाकर मेंटेनेंस दिया जाएगा। और अगर 2 जगह से ऑर्डर हो जाता है, 2 जगह से अगर आपको आदेश दे दिया जाता है आपके हक में, तो यहाँ पर उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पति के साथ गलत होगा या आपकी मनमानी चलेगी, लेकिन आपको भी मेंटेनेंस मिलेगा, आपके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा। न्यायालय के द्वारा उस हिसाब से एडजस्ट कर आपके उचित जीविका उपलब्ध कराई जाएगी, आपको अपने जीविका के हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो मेरी शायद आप सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि मैं आपको जवाब दे सकूं। और अगर यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए कि जैसे BNS 144 के तहत मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है, उसके बाद भी पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर आप वारंट भी इशू करा सकते हैं पति के खिलाफ कि अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा कि न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का अनादर। तो यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए। और साथ ही अगर पति किसी भी तरीके से देने से इनकार करता है, तो पति की कोई भी प्रॉपर्टी, चल अचल कोई भी संपत्ति है, तो आप उसको भी अटैच कराकर अपना मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकार आपको पूरे हैं, आप अपने अधिकारों को जानो, अधिकारों का उपयोग करो। और यहाँ पर शोषण सहना किसी भी महानता की कैटेगरी में नहीं आता है। आप अगर आपके साथ शोषण हो रहा है और आप सही हैं, तो एक समय तक उस चीज़ को मैनेज करने का प्रयास कीजिए कि हाँ, कहीं बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर बदलाव नहीं आने की स्थिति में है, तो आप कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसको रोकने से आपके साथ भी भला होगा, और कहीं ना कहीं अगले किसी के साथ जो कोई गलत करने वाला होगा या जिसके साथ गलत हो रहा होगा, वो भी आपको देखकर कोई एक अच्छा कदम उठा सकता है, या गलत करने से पहले सोच सकता है कि नहीं, इसका परिणाम ये हो सकता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से ही बताया। प्रयास मेरा यही था कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। और अब ये बात आप समझ लीजिए कि अगर महिला सही है तो वह अपने अधिकारों की मांग इस तरह से कर सकती है। साथ ही एक चीज़ और रह गई इसमें, स्त्री धन जो हम अभी तक 406 में महिला के द्वारा कंप्लेंट लिखाई जाती थी कि स्त्री धन ससुराल वालों के द्वारा छीन लिया गया, या
पति के द्वारा छीन लिया गया है तो स्त्री धन समझते ही होंगे आपकी स्त्री धन जो महिला को उपहार के रूप में दी गई संपत्ति या कोई भी चीज जो महिला को उपहार के रूप में दी जाती है उस पे मात्र अधिकार महिला का होता है। अगर वो उस पे अगर पति भी अपना अधिकार जताता है तो भी गलत है, ससुराल वाले अपना अधिकार जताते हैं तो भी गलत है। तो यहाँ पर पहले महिला उसकी कंप्लेंट 406 में करती थी, जो कि अब बी सेक्शन 316 में जाकर महिला उसमें कंप्लेंट कर सकती है कि अगर उसकी कोई भी उपहार कोई भी दिया गया उपहार अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रख लिया जाता है तो महिला उसकी कंप्लेंट कर सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।